सब ये नहीं खा सकती। आकाश बोला। आकाश की बात पर सबने उसे घूर कर देखा। तभी वाणी बोली क्यों, जिस पर आकाश सोच में पड़ गया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि अमन को कुकिंग नहीं आती और उसने इसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। अगर ये अमन को पता चला तो वो बुरा मान जाएगा और रौंदू की तरह रोता रहेगा। आकाश सोच ही रहा था कि तभी रूही बोली क्या हुआ जीजू, बताइए ना। रूही आदि को देखने लगी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिन्हें देख रूही को अब उन पर कुछ शक होने लगा था। रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली उन्हें क्या हुआ, ये ऐसा सड़े हुए आलू के जैसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हैं। तभी मीरा की आवाज आई। भैया, आकाश बहाना बनाते हुए बोला डॉक्टर ने इन्हें मीठा खाने से मना किया है। जिसे सुनकर वाणी का मुंह बन गया। साक्षी तुम भी इसे नहीं खा सकती, आकाश ने साक्षी से कहा। तभी रूही तपाक से बोली ठीक है ये दोनों नहीं खा सकती, लेकिन मैं तो खा सकती हूँ ना। इतना बोल रूही चम्मच उठाकर मुंह में डालने वाली थी कि आदि उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। आदि रूही के हाथ से कटोरी और चम्मच को लगभग छीनते हुए कहता है तुम भी इसे नहीं खाओगी। जरा देखो अपने आप को खा खाकर मोटी हो गई हो। जैसे ही आदि ने रूही के मुंह से अपने लिए मोटी सुना वो घूर कर आदि को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख आदि का गला सूखने लगा। आदि अपने मन में बोला अब तो आदि बेटा तो गया। आदि सोच ही रहा था कि रूही गुस्से से तमतमाते हुए बोली तुमने दिए मोटी कहा, तुमने मुझे मोटी कहा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रूही आदि को मारने के लिए इसके पीछे भागने लगी। आदि भी भागने के लिए खड़ा हो गया। तभी अमन चिल्लाकर बोला यार क्या तमाशा लगा रखा है आप सबने, अगर आपको इसे नहीं खाना तो साफ साफ मना कर दो, ये नौटंकी करना बंद करो। इतना कहकर अमन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अमन को जाते देख सबको बुरा लग रहा था। तभी वाणी आकाश को डांटते हुए बोली देखो आपने उन्हें को नाराज कर दिया। बेचारे देवर जी। जिस पर आकाश भौहें चढ़ाकर वाणी को देख बोला हाँ सुख मनाओ, अभी सिर्फ नाराज हुआ है, तुम्हारी बातें सुनकर रोया नहीं है। क्या मतलब है आपका? वाणी ने सवाल किया। आकाश बोला उसे कुकिंग नहीं आती। कुछ देर रुककर आगे बोला अगर कोई उसके खाने की बुराई कर देता है तो वो बच्ची की तरह रोता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं खाने दिया, क्योंकि तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। रूही बोली मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गाजर के हलवे की तरफ इशारा करके बोली देखो देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। तो आदि बोला अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे खाकर बताओ। रूही झल्लाते हुए बोली मैं खा ही रही थी, आपने रोका मुझे। आदि बोला अब मैं ही बोल रहा हूँ, खाओ इसे, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। रूही आदि को किलर लुक देकर देखती है और चम्मच को जैसे ही वो अपने मुंह में डालती है, उसकी बोलती बंद हो गई। रूही की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वहीं रूही के रिएक्शन देख आदि के चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। वो रूही को देखकर बोला बेबी अब क्या कहोगी तुम इस बारे में। आदि ने बोला ही था कि रूही अपने मुंह से हलवे को थूक अजीब मुंह बनाकर बोली ये कैसा हलवा है नमक वाला। रूही के रिएक्शन देख सभी हंसने लगे। आकाश बोला इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। वाणी बोली लेकिन अमन का क्या, वो गुस्सा हो गए। आदि अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लिए बोला आप उसकी चिंता मत करिए, उसे हम देख लेंगे। इतना कहकर वो आकाश को कुछ इशारा करके किचन की तरफ चला गया। सभी लड़कियां दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी साक्षी पूछती है आप दोनों क्या करने वाले हैं, लेकिन आकाश और आदि बिना सवाल का जवाब दिया चले गए।
दूसरी ओर अमन के कमरे में अमन अपना मुंह फुलाए बेड पर बैठा था। अमन बोला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो किसी ने भी मेरी बनाता हलवा खाया नहीं। ठीक है, मत खाओ कोई, मैं खुद अकेले ही उसे खा लूंगा, वो भी आप सभी को दिखा दिखा कर। अमन खुद से ही बातें कर रहा था। अभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। अमन बिना दरवाजे के तरफ पलटे हुए बोला, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ सब यहाँ से। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे प्यारे देवर जी के हाथ का बनता हलवा कौन खाएगा। वाणी की आवाज सुनकर अमन पीछे पलटा तो उसने देखा वाणी के साथ बाकी लोग भी खड़े था और सभी अमन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अमन बोला, अब मुझे किसी के साथ कुछ नहीं खाना, मैं अपना बनाया हलवा अकेले खाऊंगा। अब सभी आकर अमन के पास बैठ गए और उसे मनाने लगे। कुछ ही देर में सबने अमन को मना लिया। मीरा बोली, ठीक है तो अब सब हलवा खाएं। अमन मुस्कुराकर बोला, लेकिन हलवा कहाँ है। तभी पीछे से आदि और आकाश अपने हाथ से फूड ट्रॉली को लेकर कमरे में आए और बोले, छोटे ये रहा तेरा हलवा। वो ठंडा हो गया था तो हमने सोचा क्यों ना इसे गर्म कर लिया जाए। अमन मुस्कुराकर ओंग सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद सभी ने बैठकर एक साथ हलवा खाया। सब अमन की तारीफ कर रहे थे। वही अमन भी बहुत खुश था। रूही तो खाते ही जान गई थी कि हलवा आदि ने बनाया था, जिससे वो मुस्कुराए और अपने मन में बोली, रूही तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे इतना अच्छा खाना बनाने वाला पति मिला। आकाश और आदि भी अमन की तारीफ कर रहे था, साथ में उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे, जिसे देख सभी लड़कियां हंस रही थी। वाणी सबकी इतना खुश देखा तो उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। वाणी सबको देखते हुए अपने मन में बोली, भगवान करे इन सभी भाइयों का प्यार ऐसा ही बना रहे। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। इन 5 महीने में वाणी और साक्षी ऑफिस नहीं गई। वहीं आकाश और सोम दोनों ने खाना बनाना सीख लिया और आदि और रूही की प्यार भरी नोक-झोंक अभी भी चालू थी। सोम और मीरा भी अपनी लाइफ में खुश थे। वाणी की डिलीवरी डेट नजदीक आ चुकी थी, इसलिए आकाश अपना सारा काम घर से करता था। वो वाणी की केयर करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता। सोम और आदि ने मिलकर पूरे ऑफिस को संभाला। रूही और मीरा भी उनके साथ ऑफिस जाती थी। रौनक और टिया भी अब सबके क्लोज आ चुके थे। टिया साक्षी और वाणी की डॉक्टर थी, जिस कारण से आकाश ने उसे भी अपने पैलेस में रहने की बोल दिया। उसके साथ रौनक भी उनके पैलेस में रहने लगा, जहां अब रौनक और रूही के साथ मिलकर वाणी अपना काम करती। हालांकि आकाश, अमन और आदि को अब तक नहीं पता कि उनकी बीवियां, जिन्हें वो सीधा सादा समझते हैं, वो मुंबई की जानी मानी हस्तियां त्रिदेविया है। उन्हें बस उनके कारनामे पता थे। 5 महीने बाद रघुवंशी पैलेस में आज वाणी की गोद भराई की रस्म थी, जिस कारण आज पूरे पैलेस को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। हॉल के नीचे बीच एक सुंदर सा झूला सजाया गया था। सब जगह लोगों को चहल पहल थी। जयपुर से दादू निर्मला जी, साक्षी की माँ मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा के साथ उनकी बेटी तनु भी आई थी। वैसे उनका आने मन तो नहीं था, लेकिन मिस्टर शर्मा के आगे उनकी एक नहीं चली। जहां सभी लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं रेखा जी, वाणी की सौतेली माँ, और तनु दोनों ही सब देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। रेखा जी हॉल में बैठी घर में चल रही चहल पहल और वहां काम कर रहे लोगों को देख रही थी। वो चिढ़ते हुए धीमे से बड़बड़ाए, देखी तो जरा उस मनहूस को, ना जाने कौन सा जाल बिछा कर इतने अमीर घर का लड़का फंसा लिया।
तनु जो कि उसके बगल में ही बैठी थी वो धीमे से अपनी माँ से बोली, माँ मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। रेखा जी बोली, देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा, लेकिन तेरे बाबा को कौन समझाए। वो पहले ही हमसे नाराज है और अगर अब हमने उनसे कुछ कहा तो वो हम पर ही गुस्सा होंगे। जिसे सुन तनु का मुंह बन गया। तभी निर्मला जी उनके पास आई। निर्मला जी को देखते ही दोनों के भाव बदल गए। रेखा जी खड़ी होकर निर्मला जी हाथ जोड़कर बोली, अरे समधिन जी आप। निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और हमें इतनी प्यारी बहू देने के लिए भी। वैसे आप लोग यहाँ को बैठी है, चलिए हमारे साथ, हम आपको वाणी के पास लेकर चलते हैं। जिस पर रेखा जी जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, हम यही ठीक है। बिटिया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी थोड़ी ही देर में गोद भराई की रस्म शुरू हो जाएगी, हम तभी उसे मिल लेंगे। जिस पर निर्मला जी कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। निर्मला जी आगे बोली, हम बाकी के गेस्ट से मिलकर आते हैं। रेखा जी बोली, जी जी जरूर। इस वक्त उनके चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान थी। निर्मला जी के जाते ही वो गुस्से में बदल गई। रेखा जी निर्मला जी को जाते देख खुद से बोली, वो लड़की तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर पता नहीं इसने उन पर कौन सा जादू टोना कर दिया जो अब उसी के नाम की माला जपती रहती है। तनु मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी मुझे ये सब नहीं देखना, मैं उसे अपने ड्रीम बॉय के साथ नहीं देख सकती। उस कामिनी ने उसे भी मुझसे छीन लिया। रेखा जी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, उसकी जिंदगी में खुशियां अब बस कुछ ही देर की मेहमान है, उसके बाद उसे हमेशा के लिए रोना है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। तनु रेखा को देखती है, लेकिन इसे उनके दिमाग में चल रहा प्लान समझ नहीं आता। तनु बोली, आप क्या करने वाली है मम्मी। रेखा शातिर हंसी हंसते हुए बोली, वो कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा बेटा, उसके बाद यहाँ का सभी लोग उससे नफरत करेंगे, फिर तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाती, उन्हें पीछे से आवाज आई, कौन किससे नफरत करेगा। आवाज की सुनते ही रेखा जी और तनु दोनों के होश उड़ गए, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। मम्मी मुझे ये सब नहीं देखना, मैं उसे अपने ड्रीम बॉय के साथ नहीं देख सकती, उस कामिनी ने उसे भी मुझसे छीन लिया। रेखा जी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, उसकी जिंदगी में खुशियां अब बस कुछ ही देर की मेहमान है, उसके बाद उसे हमेशा के लिए रोना है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। तनु रेखा को देखती है, लेकिन इसे उनके दिमाग में चल रहा प्लान समझ नहीं आता। तनु बोली, आप क्या करने वाली है मम्मी। रेखा शातिर हंसी हंसते हुए बोली, वो कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा बेटा, उसके बाद यहाँ का सभी लोग उससे नफरत करेंगे, फिर तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाती, उन्हें पीछे से आवाज आई, कौन किससे नफरत करेगा। आवाज की सुनते ही रेखा जी और तनु दोनों के होश उड़ गए, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। डर के मारे उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अपने पीछे पलट कर देखे। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज आई, मैंने कुछ पूछा है तुमसे रेखा, जवाब दो। ये रेखा जी के पति और वाणी के पिता मिस्टर शर्मा थे। वो तनु और रेखा जी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी अपने डर को छुपाते हुए दोनों पलटी। रेखा जी अपने चेहरे पर उदासी वाले भावला नाटक करते हुए बोली, हमारी बेटी वाणी हमसे नफरत करती है, इसे कारण हम उसके सामने नहीं जाना चाहते, कहीं हमारे सामने जाने से उसे वो सब याद न जाए जो हमने उसे गुस्से में कह दिया था। मिस्टर शर्मा तो बस अपनी गुस्से भरी आंखों से रेखा जी का नाटक देख रहे थे।
जब रेखा जी ने देखा कि उनकी बात का कोई भी असर उन पर नहीं पड़ रहा तो वो बोली, आपको तो पता है वानु के जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब हम उससे सबके लिए माफी मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो अब खुश रहे। रेखा जी वो सब बोल रही थी जिससे मिस्टर शर्मा का गुस्सा कम हो सके। और हुआ भी ऐसा ही। अब वो रेखा के पास गए और बोले, हमारी बच्ची बहुत समझदार है, वो जरूर तुम्हारी भावना समझेगी और तुम्हें माफ कर देगी। जिस पर रेखा जी बस मुस्कुरा देती है। लेकिन उन्हें ही पता था कि जो कुछ अभी उन्होंने बोला अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला। वो अंदर ही अंदर वाणी को कोस रही थी। मिस्टर शर्मा अपनी बीवी और बेटी को देखते हैं। उसके बाद वो दोनों को वार्निंग देकर वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों माँ बेटी ने चैन की सांस ली। रेखा और तनु ने चैन की सांस ली। तनु बोली, हूँ आज बाल बाल बचे, लेकिन आज वाणी नहीं बचेगी। रेखा अपने चेहरे पर ईवल मुस्कान के साथ बोली, जिसे देख तनु के चेहरे पर भी बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर वाणी के कमरे में मीरा, साक्षी और रूही तीनों मिलकर वाणी को तैयार कर रही थी। वहीं साक्षी सोफे पर बैठी आराम से एप्पल खा रही थी। साक्षी का 5 महीना चल रहा था और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। रूही ने जब साक्षी को आराम से बैठकर सेब खाते देखा तो वो चिढ़कर बोली, वो भूखड़ ज्यादा मत खा। साक्षी भी चिढ़कर बोली, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? और ना तू अपना काम कर, मुझे और मेरे खाने को नजर मत लगा, समझी? मीरा बोली, छोड़ ना रूही। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हाथ में फूलों का बुके लिए कमरे में 2 लोग एंटर हुए। टिया और निर्मला जी कमरे में आई। टिया जाकर वाणी को बुके देती है। फिर उसके गले लगकर बोली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। वाणी भी मुस्कुरा दी। उसके बाद टिया सबसे गले मिलती है। इन 5 महीने में टिया और बाकी सबकी की दोस्ती हो गई थी। सब मिल ही रहे थे कि निर्मला जी वाणी के पास आकर वाणी के बलाएं उतारते हुए बोली, हमारी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर वो अपनी आंखें से काजल का टीका निकालकर वाणी के कान के पीछे लगा देती है। लाल रंग की रेशमी साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी में वाणी बहुत सुंदर लग रही थी। हाथों में लाल चूड़ियां, सिंपल मेकअप, आंखों में काजल, बालों का बन बनाकर उसमें गजरा लगाया हुआ था। उसका पेट फूला हुआ था, जो उसे और क्यूट बना रहा था। सच में वाणी को आकाश ने ऐसे देख लिया तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। साक्षी मुंह बनाकर बोली, माँ क्या हम सुंदर नहीं लग रहे? निर्मला जी साक्षी के पास जाकर मुस्कुराकर बोली, आप भी बहुत सुंदर लग रही है बेटा। इतना कहकर उन्होंने साक्षी के कान के पीछे भी नजर का टीका लगा दिया। सब उन्हें देखकर रही थी। तभी कुछ याद करते हुए निर्मला जी बोली, अम्मा बेटा वाणी नीचे आपकी माँ और बहन आई है। हमने उनसे ऊपर आने को लेकिन उन्होंने मना कर दिया। निर्मला जी के मुंह से रेखा जी और तनु का नाम सुनते ही वाणी के चेहरे की मुस्कान कहीं गया हो गई। उसे उन पर गुस्सा आ रहा था। आखिर आए भी क्यों ना, उन्होंने कभी भी वाणी से प्यार नहीं किया, हमेशा ही उसे परेशान करती रही। और जब उनसे बात नहीं बनी तो उसे बेचने जैसी गिरी हरकत पर उतर आए। उस दिन अगर आकाश ने वाणी को नहीं बचाया होता तो शायद वाणी और वो कभी एक नहीं होते। वाणी चाहती तो उन्हें सजा दे सकती थी, लेकिन वो अपने पिता मिस्टर शर्मा के कारण शांत थी क्योंकि वो उसे बहुत चाहते थे। तभी रूही ने गुस्से में कहा, उन डनकिनी और पिशाचनी से हमारी वानू की खुशी देखी नहीं गई जो यहाँ उन पर ग्रहण लगाने चली आई। रूही की बात सुन निर्मला जी बोली, बेटा आपने कुछ कहा? तो बात को संभालते हुए मीरा ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ, वो आजकल रूही एक सीरियल देखती है तो बस उसी की बात कर रही थी।
फिर मीरा रूही को अपनी आंख बड़ी करके दिखाते हुए बोली, क्यों रूही, हमने सही कहा ना? अपनी गलती को समझते हुए रूही ने कहा, हाँ हाँ, मैं सीरियल की बात कर रही थी। निर्मला जी के कमरे से जाने के बाद रूही ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सबके पास आकर बैठते हुए बोली, ये दोनों यहाँ आई है तो पक्का वो कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी। तभी साक्षी ने गहरी सोच में डूबी सेब का एक बाइट लेते हुए बोली, हाँ, हमें उन पर नजर रखनी होगी। टिया जो नासमझी से सभी के चेहरे देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टिया को परेशान देख रूही ने उसे समझाते हुए कहा, देखो टिया, अभी हमारे पास तुम्हें समझाने का टाइम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हम सबको नीचे चौकन्ना रहना होगा। वाणी भी परेशान दिख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों ही उससे नफरत करती थी। जब से उसकी शादी आकाश से हुई थी तब से वो और भी बढ़ गई। मीरा ने वाणी को परेशान देख तो उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वाणी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वाणी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र थी। कहीं जलन के चलते उसकी माँ उसे ना कुछ करे। लेकिन वाणी ने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनसे डरेगी नहीं और उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। वो अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें नीचे से एक नौकरानी बुलाने आ गई। रूही बोली, सबको पता है ना क्या करना है? जिस पर सभी एक साथ बोली, हाँ। रूही अपने हाथ मलते हुए बोली, अब चाहे कुछ हो जाए, हमें उन डंकिनी और पिशाचनी को वानू के आसपास भी नहीं भटकने देना है। और उसके आगे का तुम्हें पता है। उसके बाद सभी वाणी के सर पर चुनरी डालकर उसे नीचे लेकर जाने लगी। वहीं नीचे रेखा जी और तनु दोनों बड़ी एक्साइटेड होकर वाणी के आने का वेट कर रही थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सभी एक साथ मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। वो अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें नीचे से एक नौकरानी बुलाने आ गई। रूही बोली, सबको पता है ना क्या करना है? जिस पर सभी एक साथ बोली, हाँ। रूही अपने हाथ मलते हुए बोली, अब चाहे कुछ हो जाए, हमें उन डंकिनी और पिशाचनी को वानू के आसपास भी नहीं भटकने देना है। और उसके आगे का तुम्हें पता है। उसके बाद सभी वाणी के सर पर चुनरी डालकर उसे नीचे लेकर जाने लगी। वहीं नीचे रेखा जी और तनु दोनों बड़ी एक्साइटेड होकर वाणी के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही दोनों ने वाणी को देखा, उनकी आंखें में शैतानी चमक आ गई। दोनों एक नजर वाणी को देखती है, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। वहीं वहां सभी लोगों की नजर वाणी पर थी। आकाश तो वाणी को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुका था। यही हाल हमारे बाकी लड़कों के भी थे। सबकी नजर अपनी अपनी बीवियों पर थी। सोम जो आदि के बगल में खड़ा था, वो मीरा को देखते हुए बोला, यार कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? सोम की हाँ में हाँ मिलाते हुए आदि कहता है, हाँ भाई सच में। सोम आदि को देखता है, उसकी नजर इस वक्त रूही पर थी, जिसे देख सोम मुस्कुरा दिया। रूही वाणी के बगल में चल रही थी। वो धीमी आवाज में वाणी से बोली, वानू हम तेरे साथ है, इसलिए तू रिलैक्स रह। वाणी अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी आकाश वाणी के पास आया और वाणी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ झूले की तरफ ले जाने लगा। वहां आए लड़कियों का तो ये सब देखकर दिल जल रहा था। आखिर जले भी क्यों ना? आकाश उनका क्रश जो था। वहां सबको वाणी से जलन हो रही थी, लेकिन वाणी और आकाश को किसी से कोई मतलब नहीं था। तभी आकाश वाणी से बोला, वाई आर यू सो ब्यूटिफुल वाइफी? तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कना भूल जाता है।
और आंखें बस तुम्हें देखना चाहती है। कहते हुए आकाश वाणी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वहीं आकाश की बात सुनकर वाणी के गाल शर्म से लाल हो गए, जिसे देख आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहां सभी उन्हें ही देख रहे थे। तभी आकाश ने वाणी के माथे पर किस कर दिया, जिसे देख रूही वाणी को छेड़ते हुए बोली, ओहो। वाणी तो अपना सर झुकाकर खड़ी थी कि तभी पीछे से निर्मला जी आगे आकर आकाश के कान पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोली, आप क्यों हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं? निर्मला जी झूठा गुस्सा करते हुए कहती है। आकाश अपने कान छुड़ाते हुए कहता है, अम्मा वो हमारी बीवी भी तो है और हम तो बस उसकी तारीफ कर रहे थे। जिस पर निर्मला जी बोली, हमें अच्छे से पता है, आप हमें मत सिखाइए। इतना कहकर उन्होंने आकाश के का छोड़ दिया। आकाश मुंह बनाकर बोला, बताओ आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। आकाश की बात सुनकर सभी हंसने लगे। अमन आकाश की टांग खींचते हुए बोला, बिग ब्रो वैसे आपको मजा तो आया है माँ की कान खींचाई में? आकाश अमन को घूर कर बोला, तुझे बड़ा शौक है तो मैं आकर तेरे कान खींचूं। जिस पर अमन अपनी बत्तीसी दिखाकर अपना सर नामे हिलाने लगा। सभी बातें कर रहे थे कि तभी साक्षी की मां वर्षा जी आगे आई और वाणी की बलाइयां लेते हुए बोली, हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे हमारी बच्ची। वाणी भी उनके गले लग गई। उसके बाद वर्षा जी साक्षी और बाकी सबसे भी मिली। वहीं थोड़ी दूर मिस्टर शर्मा खड़े अपनी आंखों में आंसू लिए वाणी को देख रहे थे। जैसे ही रूही की नजर उन पर गई, वो उनका हाथ पकड़कर वाणी के पास लाते हुए बोली, अरे अंकल जी आप कहाँ वहाँ कोने में छुपे अपनी आंखों से गंगा जमुना बहा रहे हैं, वो भी इतनी खुशी के मौके पर। आपको तो यहाँ अपनी बेटी के साथ होना चाहिए उसकी खुशियों में। वाणी ने जब मिस्टर शर्मा की देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। वाणी पूरे 9 महीने से अपने पिता से नहीं मिली थी। उन्हें देखते ही वाणी उनके गले लगकर रोने लगी। वाणी रोते हुए बोली, बाबा आई मिस यू। मिस्टर शर्मा अपनी नम आंखों के साथ वाणी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमने भी आपको बहुत याद किया बेटा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रेखा जी और तनु भी वहां आ गई। रेखा अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए आगे आई और लगभग रोनी आवाज में वाणी से बोली, वाणी बेटा। वाणी ने जैसे ही अपनी सौतेली मां को देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल गई। वाणी जानती थी कि वो बस सबके सामने अच्छा होने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांत रही। आकाश भी शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। वही तनु जिसकी नजर बस आकाश के ऊपर ही थी, वो अपनी ललचाई नजरों से आकाश को देख रही थी। आकाश को देखते ही तनु अपने मन में बोली, बस एक बार आकाश जीजू मेरे जाल में फंस जाए, उसके बाद मैं घर के अंदर और ये वाणी घर के बाहर, फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। तनु अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने में लगी थी। इस बात से अनजान कि कोई बहुत देर से उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ये अमन, साक्षी, रूही, रौनक और सोम थे, जो अपनी जलती आंखों से उसे घूर रहे थे। रूही और साक्षी का बस चलता तो वो दोनों उस डनकिनी तनु के बाल पकड़ पकड़ कर उसे मारती। रेखा जी चलकर वाणी के पास आए और उसके को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती ही है कि वाणी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया, जिससे उनका हाथ हवा में जी रह गया। ये देखकर उन्हें वाणी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को छुपा अपने चेहरे पर नकली उदासी ला रेखा जी बोली, हमें पता है बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हमें हमारी गलती का पछतावा है, प्लीज हमें माफ कर दो। रेखा जी आगे बोली, बेटा मेरी वजह से तुम्हारी माँ मरी। अगर तनु मेरे पेट में ना होती तो मैं कभी उनसे शादी नहीं करती, और ना तुम्हारी माँ की मौत होती।
अपनी माँ का जिक्र सुनते ही वाणी की आंखें नम हो गई और उसे वो सब याद आने लगा जब मिस्टर शर्मा रेखा जी के साथ शादी करके आए, जिसके बाद वाणी की माँ की मौत हो गई। हालांकि ये सब वाणी ने अपनी माँ की डायरी में पढ़ा था, जो वो अपनी बेटी के लिए छोड़कर गई थी, जिसमें इस बात का भी जिक्र था कि रेखा ने मिस्टर शर्मा को फंसाकर उनसे शादी की थी। वाणी के पुराने जख्म ताजे हो गए। वही अब सब लोग गुस्से में रेखा जी को देख रहे थे, खासकर मिस्टर शर्मा। उन्हें पछतावा हो रहा था आखिर उन्होंने इस घटिया औरत से शादी ही क्यों की। रेखा अपने चेहरे पर चमक लिए वाणी को देखने लगी। उसे लग रहा था कि वाणी उसे कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, जिससे सबके सामने रेखा अच्छी और वाणी बुरी बन जाएगी। लेकिन अफसोस वाणी पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थी, इसलिए वाणी अपने चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान लेकर उन्हें देख रही थी। वो बोली, माँ आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? जो होना था वो तो हो गया, और वैसे बड़ों को छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपसे नफरत करती हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। ये सब वाणी अपने मन में कहती है। वाणी को इतने प्यार से बात करते देख रेखा जी हैरान थी। तभी निर्मला जी वाणी के लेकर आगे चली गई। रेखा जी अपने दांत पीसते रह गई। वो खुद से बोली, मैंने सोचा था मैं इससे माफी मांगूंगी और ये मुझ पर भड़क जाएगी, लेकिन इसने पूरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। कहते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। सब वाणी के साथ चले गए। तनु अपनी माँ के पास आए और गुस्सा करते हुए बोली, माँ आप ये क्या कर रही थी? इस कामिनी से आपने काफी क्यों मांगी? जिस पर रेखा जी ने तनु को घूर कर देखा और बोली, जब आपके पास दिमाग ना हो तो उसे चलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तनु कुछ बोलती उससे पहले ही रेखा बोली, अब चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसके बाद वो तनु के कान में कुछ कहती है, जिसे सुन तनु के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वो रेखा को गले लगाकर बोली, तुम सच में बहुत शातिर हो माँ। दोनों इस बात से अनजान कि कोई दूर खड़ा उन दोनों पर नजर रखे था। रूही जो उन दोनों माँ बेटी को देख रही थी, वो बोली, ये दोनों माँ बेटी फिर से कौन सी खिचड़ी पकाने लगी? पता करना पड़ेगा। रूही ने इतना कहा और वहां से चली गई। वाणी जो कि झूले पर बैठी थी, सभी परिवार वाले पास में रखे सोफे पर बैठे थे। वहां सभी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वाणी झूले में बैठी थी। उसके बगल में आकाश खड़ा था। वो वाणी से दूर होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे देख कुछ औरतें आकाश को छेड़ते हुए बोली, आकाश बेटा अब कुछ देर अपनी बीवी को अकेला भी छोड़ दे, या यूं ही उसके पल्लू से बंधा रहेगा। इतना कहकर औरतें हंसने लगी। तभी अमन बोला, आंटी ये तो आपके सपने में ही हो सकता है कि भाई भाभी को अकेला छोड़े। तभी दूसरी औरत बोली, हम लोग कौन सा उसे लेकर भाग रहे हैं? जिस पर आदि बोला, आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना कहकर आदि खामोश हो गया और आकाश को देखने लगा, जिससे चिढ़कर आकाश वाणी के पास से दूर होकर सबके साथ आकर बैठ गया। वाणी को आकाश का उसकी केयर करते देख अच्छा लग रहा था। वही उसे शर्म भी आ रही थी क्योंकि अब सब लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। तभी निर्मला जी, वर्षा जी और रूही की ग्रैनी और माँ चारों आगे आए और बोली, मुहूर्त हो गया है, अब गोद भराई की रस्म शुरू करें। आसपास बैठी औरतें भी ओम सर हाँ में हिलाती है। आकाश, आदि, सोम और अमन वहां से जा झुके थे, क्योंकि उन्हें अपने गेस्ट को भी देखना था। रस्म शुरू हुई। कुछ औरतें गाना गाने लगी। निर्मला जी आगे आए और वाणी की गोद में एक नारियल, कुछ फल और पैसे रखे।
उसके साथ एक बड़ा सा रेड बॉक्स। निर्मला जी बॉक्स को खोलकर वाणी को दिखाते हुए प्यार से बोली, बेटा ये हमारे खानदानी जेवर है, जो सास अपनी बहू को देती है। उसे हमारी दादी सास ने हमारी सास को दिया था और उन्होंने हमें, और हम उसे आपकी दे रहे हैं। निर्मला जी ने साक्षी को पहले ही दूसरा खानदानी हार दे दिया था, उसकी मुंह दिखाई के दिन, जिसे लेकर वाणी ने उनके पैर छुए। वहीं वहां सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उस हार की कीमत करोड़ों में थी। इसके बाद वर्षा जी ने, फिर ग्रेनी, उसके बाकी सबने भी लाइन से वाणी की गोद भरी। दूर खड़ी रेखा जी अपने चेहरे पर गुस्सा और जलन भरी नजरों से उसे देख रही थी। आखिर में वो आए और वाणी के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, बेटा हमारी इतनी हैसियत या तो नहीं कि हम तुझे हीरो का हार दे सके, इसे ही हमारा आशीर्वाद समझकर रखा लो। वाणी भी बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उनसे लिफाफा ले लेती है, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो खाली है। लेकिन वाणी कुछ नहीं बोली। रेखा जी दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, बहुत मना ली तूने खुशियां, अब उनमें ग्रहण लगाने की बारी। उसने इतना कहा ही थी कि वहां की सभी लाइट्स अचानक से बंद हो गई, जिससे वहां सभी घबरा गए। ऑडियो बाय साकिर JX07। आखिर में रेखा आए और वाणी के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, बेटा हमारी इतनी हैसियत या तो नहीं कि हम तुझे हीरो का हार दे सके, इसे ही हमारा आशीर्वाद समझकर रखा लो। वाणी भी बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उनसे लिफाफा ले लेती है, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो खाली है। लेकिन वाणी कुछ नहीं बोली। रेखा जी दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, बहुत मना ली तूने खुशियां, अब उनमें ग्रहण लगाने की बारी। उसने इतना कहा ही थी कि वहां की सभी लाइट्स अचानक से बंद हो गई, जिससे वहां सभी घबरा गए। सब अपने चारों तरफ देख रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया था, जिसे देख सबके बीच खुसुर फुसुर बातें शुरू हो गई। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां गाने बजने लगा और उसी के साथ हॉल के बीचों बीच स्पॉटलाइट जल उठी, जहां पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। आप बधाई हो मूवी का सॉन्ग बधाइयां सुनकर इसे पढ़े तो और भी मजा आएगा। कोष्टक। बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी, बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी। बधाइयां तेरे ओत नू, तेरे पौत नू, तेरे बाप बनते गौत नू बधाइयां। जिसे देख वाणी के हैरान रह गई। वहीं बाकी सब का भी यही हाल था। तभी दूसरी स्पॉटलाइट थोड़ी दूरी पर जली, जहां आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर वाणी के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। तभी आगे का गाना बजा। आकाश के पीछे से अमन बाहर निकला। उसी के साथ सभी लाइट्स जलने लगी। तभी आकाश के चारों तरफ घूमते हुए अमन गाया, लो जी लुट गए छुआरे, हो गए हैं वारे न्यारे, तेरे तो छाप पेपर जी। अमन को देख वाणी और साक्षी की हंसी छूट गई। वाणी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। तभी आगे की लाइन गेट हुए आदि आकाश के चक्कर लगाकर उसे लगभग छेड़ते हुए आगे गाया, अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे जाएं, कहां मुंह लेकर जी लग गए। आदि को देख रूही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी उनके पीछे जो लड़कियां डांस कर रही थी, वो गाने लगी, बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी, बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी, बधाइयां तेरे औत नू, तेरे पौत नू, तेरे बाप बनते गौत नू बधाइयां नी। हमारा सोम भी कहा पीछे रहने वाला था। वो आकाश के पास आकर डांस करते हुए आगे गाया, खुशी में ऐसी फूल गई है फटी ना जाए छाती, हवा में फायर किया तो सर पे गिरा है उड़ता हाथ। उसके आगे अमन, आदि और सोम ने एक साथ लाइन गई, खुशी में ऐसी फूल गई है फटी ना जाए छाती, हवा में फायर किया तो सर पे गिरा है उड़ता हाथ। मारी थी मिस कॉल ही लेकिन हो गया आंसर गी। उसी के साथ चारों एक साथ नाच रहे थे।
तभी मीरा और रूही भी उनके साथ जाकर नाचने लगी। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे जाएं, कहाँ मुंह लेकर जी लग गए। वधाइयां बीबी तेनू वधाइयां नी, वधाइयां बीबी तेनू वधाइयां नी, वधाइयां तेरे और तनु तेरे पत्नू, तेरे बाप बनते गौतनू बधाइयां नी। सबको नाचते देख वाणी और वहां आए सभी लोग बहुत खुश थे। गाना खत्म हुआ ही था कि तभी दूसरा सॉन्ग चालू हो गया, जिसे गाते हुए आकाश डांस करने लगा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। उसके आगे की लाइन अमन साक्षी को देखकर गाता है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबां में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो, क्या तुम्हें बता सकूं। गाते हुए अमन साक्षी के साथ कपल डांस करने लगा। आगे की लाइन सॉन्ग गाने लगा। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। मीरा सोम को देख शर्मा गई। वो अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई, जिसे देख सोम मुस्कुराने लगा। आदि रूही का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करते हुए गाने लगा। शौखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई हैं, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। रूही तो बस उसकी आंखों में ही देख रही थी। वहां जितने भी कपल थे सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। आकाश चलकर वाणी के पास गया और वाणी का हाथ पकड़ किस करते हुए गाने लगा। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं, ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। वाणी जो आकाश की ही देख रही थी, वो खड़ी हुई और आकाश के नजदीक ही गाने लगी। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां में वहां। वाणी को गाते देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश वाणी की आंखों में देखते हुए गाया। मैं अगर कहूँ हमसफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। सभी कपल एक दूसरे के साथ डांस करने में इतना खो गए कि उन्हें अपने आसपास के लोगों का होश ही नहीं था। वहां का माहौल रोमांटिक हो चुका था। यहाँ सब डांस करने में बिजी थे। वहीं रेखा जी और तनु इस बीच वहां से गायब थी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबां में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो, क्या तुम्हें बता सकूं। आकाश और वाणी तो बस एक दूसरे की बाहों में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों इस वक्त सेंटर में थे, सबकी नजर उन पर थी। तभी गाना बंद हुआ और वहां सभी लोग ताली बजाने लगे। तालियों की आवाज से आकाशवाणी, सोम, मीरा, आदि, रूही, अमन और साक्षी अपने होश में आए, क्योंकि हमारे चारों कपल एक दूसरे की आंखों में खोकर दुनिया जहां को तो भूल ही चुके थे। वाणी और बाकी सब एक दूसरे से अलग हुए। तभी वाणी धीमे से आकाश से बोली, वैसे मिस्टर हब्बी, वैसे डांस तो आप अच्छा कर लेते हैं। जिस पर आकाशवाणी के कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आपका मिस्टर हबी तो और बहुत कुछ भी अच्छे से कर लेता है। अब अगर आप करने का मौका दे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने वाणी के कान में किस कर लिया। आकाश सबके सामने वाणी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वाणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी रूही और मीरा आकाश के पास जाकर बोली, जीजू वानू से रोमांस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन आप अभी के लिए उसे छोड़ दीजिए। जिस पर आकाश मुस्कुराकर वाणी को देखते हुए रूही से बोला, अब साली साहिबा ने इतने प्यार से कहा है तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्यों बीवी जी, कहते हुए आकाश वाणी को आंख मार देता है, जिसे देख वाणी की आंखें बड़ी हो गई।
आकाश को देखते हुए वाणी अपने मन में बोली, ये आजकल कुछ ज्यादा ही बेशरम हो गए। इन्हें जल्दी सुधारना पड़ेगा, वरना ये मेरा ही जीना हराम करेंगे। रूही आकाश को अपने दांत दिखा वाणी को अपने साथ लेकर खुले के पास वापस आ गई। अब तक बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और रेखा जी और तनु भी आ चुकी थी। दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। रूही की नजर जैसे ही तनु पर गई तो उसकी आंखें छोटी जो गई। तनु को देखते हुए रूही अपने मन में बोली, ये डांकिनी इतना दांत क्यों दिखा रही है, कहीं इन्होंने कुछ। रूही ये सोच ही रही थी कि तभी वहां सबको कुछ टूटने के साथ किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आ आवाज को सुनकर सभी डर गए। सबने देखा वाणी जिस झूले में बैठी थी वो टूट चुका था और रूही पेट के बल जमीन पर गिरी थी और झूले के ऊपर का पाया उसकी पीठ कर थी। वाणी दर्द से चिल्ला रही थी जिसे देखते ही वहां सभी की जान जैसे उनके मुंह में आ गई हो। वाणी के देख आकाश चिल्लाया। वाणी ठीक उसी के साथ सोम, आदि और अमन भी भाभी कहकर जोर से चिल्लाए। साक्षी, मीरा और रूही भी वाणी का नाम चिल्लाई। सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सब एक साथ वाणी की तरफ भागे। सभी ने जल्दी से वाणी के ऊपर रखे पाया को हटाकर दूर फेंक दिया। सभी के चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, सिवाय दो लोगों को छोड़कर। अब आप तो समझ ही चुके होंगे कि वो कौन है। कोष्टक। आकाश फौरन से वाणी को अपनी बाहों में भरकर उसे गाल थपथपाकर उसका नाम लेकर उसे आवाज देने लगा, क्योंकि दर्द से वाणी की आंखें मूंद रही थी। आकाश जोर से चिल्लाया, टिया टिया। टिया फौरन भागकर वाणी के पास आई। उसने देखा कि वाणी दर्द से तड़प रही थी। टिया ने जल्दी से वाणी को चेक किया। टिया के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। सभी टिया के जवाब का इंतजार कर रहे थे। टिया ने परेशान होकर आकाश और वाणी की देखा। वाणी जो अब ज्यादा दर्द के कारण बेहोश हो चुकी थी। आधे घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में पूरा रघुवंशी परिवार, राजवंशी परिवार और मिश्रा परिवार इस वक्त विप वार्ड के सामने खड़े थे। सभी का चेहरा उतर हुआ था। मिस्टर शर्मा का तो रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। रूही उन्हें संभाल रही थी, साथ में वो भी रो रही थी। मीरा साक्षी और निर्मला को समझा रही थी, वानू को कुछ नहीं होगा। आकाश, सोम, आदि, अमन और रौनित पांचों ही रूम के बाहर चक्कर लगा रहे थे। सभी के चेहरे के रंग उड़ा हुआ था। वहीं रेखा और तनु ये सब देखकर उबासी ले रही थी, जैसे उनके सामने कोई बोरिंग ड्रामा चला रहा है। वही विप रूम के अंदर वाणी को वेंटिलेटर पर लेटाया गया था। वहां उसका चेकअप चल रहा था। उसके साथ टिया थी। ये रूम खासकर वाणी की डिलीवरी के लिए आकाश ने तैयार करवाया था, तब कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 मिनट बाद टिया रूम से बाहर आई। टिया को बाहर देखते ही सब फौरन से भागकर टिया के पास आ गए और सभी ने एक साथ टिया के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। सबके एक साथ सवाल करने से टिया परेशान होकर ऊंची आवाज में बोली, प्लीज शांत हो जाए आप सब। अगर आप सब एक साथ ऐसे सवाल करेंगे तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगी। जिसे सुन सब शांत हो गए। तभी आकाश बोला, वाणी कैसे हैं? और हमारा बच्चा? आकाश की लाल आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोया होगा, लेकिन एक सबसे अपने इमोशन को छुपाए हुए था। आकाश की बात सुन टिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, वाणी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बच्चे को भी खतरा है। वाणी के पेट में बच्चे की थैली फट चुकी है, इसलिए हमें उसे ऑपरेशन करके बाहर निकालना होगा। जिसमें वाणी और बेबी दोनों कहते कहते रीटा रुक गई। टिया की बात सुनते ही वहां सबके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। वाणी कैसी हैं? और हमारा बच्चा?
आकाश की लाल आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोया होगा, लेकिन एक सबसे अपने इमोशन को छुपाए हुए था। आकाश ने कहा। आकाश की बात सुन टिया ने गहरी सांस ली। फिर बोली, वाणी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बच्चे को भी खतरा है। वाणी के पेट में बच्चे की थैली फट चुकी है, इसलिए हमें उसे ऑपरेशन करके बाहर निकालना होगा। जिसमें वाणी और बेबी दोनों कहते कहते रीटा रुक गई। टिया की बात सुनते ही वहां सबके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। आकाश पत्थर की मूर्ति बस खड़ा था। टिया आगे बोली, देखिए आप सब चिंता मत करिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी अमन चिल्लाकर बोला, अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। अमन को ऐसे देख सब हैरान थे, क्योंकि अमन कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था। तनु ने जैसे तैसे सबको समझाया। तभी पीछे से एक नज़र आई। उसके हाथ में एक फॉर्म था। टिया आकाश को फॉर्म देते हुए बोली, आकाश भाई, इसमें आपके साइन चाहिए। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आकाश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे अपने और वाणी के साथ बिताए पल याद आने लगे। आदि आकाश को हिलाकर बोला, आकाश। तब आकाश होश में आया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। आकाश ने फॉर्म लिया और उसमें साइन कर टिया को से दिया, जिसके बाद टिया वहां से चली गई। वहां सभी परेशान बैठे थे। तभी आदि सबकी तरफ देखकर बोला, आप सब घर चले जाइए, हम चारों हैं यहाँ। जिस पर रूही बोली, नहीं, हम भी यही रहेंगे। रूही के बाकी सबका जवाब भी यही था। रेखा और तनु जो जाने के नाम से खुश हो गई, उनका चेहरा फिर से लटक गया। तनु मुंह बनाकर बोली, ओ गॉड, पता नहीं इनका ये फैमिली ड्रामा कब तक चलेगा। तभी आकाश गुस्से में बोला, पता करो झूला कैसे टूटा। आकाश आगे बोला, अगर मुझे पता चला कि ये किसी की साजिश है तो उसका वो आखिरी दिन होगा। आकाश की आवाज खतरनाक थी, जिसे सुन रेखा और तनु दोनों डर गई। तभी सोम बोला, मैं जाकर पता करता हूँ। इतना बोलकर वो चला गया। आदि जबरदस्ती साक्षी और निर्मला जी के साथ बाकी लोगों को भी वापस भेज देता है। अब वहां आकाश, अमन, आदि, रोनित, रूही, मीरा हॉस्पिटल में थे। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में वाणी का ऑपरेशन चल रहा था। सबकी नजर ऑपरेशन रूम के बाहर थी। रूही आकाश के पास गई और आकाश को समझाते हुए बोली, जीजू आप चिंता मत करिए, हमारी वानू बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे और बेबी को कुछ नहीं होगा। आकाश भी अपना सर हाँ में हिलाता है। रोनित की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वाणी उसे अपना छोटा भाई मानती थी। आधे घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी रूम से बाहर नहीं आया। बाहर बैठे सभी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। 2 घंटे बाद फाइनली रेड लाइट बंद हो गई और कुछ देर में रूम का डोर खुला, जहां से तनु अपने मुंह पास मास्क लगाकर बाहर आई। तनु को देखते ही सभी एक साथ उसकी तरफ भागे और सबने एक साथ अपने अपने सवालों की बौछार करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार तनु शांत थी। जब सभी चुप हो गए तब तनु बोली, वाणी ठीक है। जिसे सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। तभी आकाश परेशान होकर बोला, और बच्चे? तनु कुछ देर तक शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बच्चे भी सही सलामत है, लेकिन वो समय से पहले पैदा हो गए, इसलिए वो कमजोर है। हमने उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है। जिसे सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। वही अमन और आदि तो खुशी के मारे आकाश से लिपट गए। दोनों एक साथ बोले, कांग्रेट्स भाई, आखिर तू बाप बन गया। मीरा और रूही दोनों भी एक दूसरे को गले लगाकर खड़ी थी। रूही मीरा को गले लगाए बोली, बधाई हो मेरी जान, तू चाची बन गई। मीरा भी खुश होकर बोल, तुम्हें भी मासी बनने की बधाई। सभी बहुत खुश थे।
और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। टिया उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनके साथ रहकर वो इतना जो जान गई थी कि वो सब खुद से ज्यादा एक दूसरे की परवाह करते हैं। टिया मुस्कुरा रही थी। तभी अमन एकदम से रुक गया और सीरियस होकर बोला, 1 मिनट। अमन के इतना बोलती ही रूही चिढ़कर बोली, अब क्या हो गया जीजू? अमन बोला, अरे मेरी भोली और पगली साली साहिबा, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। जिसे सुन रूही का में बन गया। तभी अमन टिया की तरफ देखता है, जो कंफ्यूज नजरों से उसे ही देख रही थी। अमन बोला, डॉक्टर साहिबा आपने हमें खुशखबरी तो से दी, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे घर नया मेहमान आया कौन है। मेरा मतलब छोटी वाणी या छोटा आकाश या फिर दोनों छोटे आकाश। अमन की बात सुन रूही अपने सा पर हाथ मारते हुए बोली, हाँ एक्साइटमेंट के चक्कर में तो हम ये भूल ही चुके थे। सब टिया की तरफ देखने लगे। टिया मुस्कुराकर बोली, अगर मैं कहूँ दोनों आए हैं तो? आदि बोला, मतलब बेबी गर्ल और बॉय। टिया अपना सर हाँ में हिलाती है, जिसे सुन सब फिर से एक दूसरे के गले लगा लेते हैं। आकाश चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब अमन ने उसे हिलाया तब वो अपने सेंस में वापस आया। आकाश को देखते हुए अमन बोला, ब्रो आप ठीक तो है ना? आकाश अपना सर हाँ में हिलाता है। आकाश टिया की तरफ देखकर बोला, क्या मैं वाणी से मिल सकता हूँ? टिया बोली, वो अभी बेहोश है, कुछ ही देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन रखिएगा वो अभी बहुत वीक है। आकाश अपना सा हाँ में हिलाता है। अमन खुश होकर अपना फोन निकालकर कहता है, मैं ये खुश खबरी घर वालों को सुनाता है। पक्का वो सब तो खुशी से नाचने लगेंगे। दूसरी ओर रघुवंशी पैलेस में सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे थे। वहां उदासी का माहौल छाया था। सभी के चेहरे लटके हुए थे। तभी निर्मला जी बोली, पता नहीं ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। सारी खुशियां एक पल में कहीं गायब से हो गई। वर्षा जी निर्मला जी को समझाते हुए बोली, आप चिंता मत करें निर्मला जी, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला जी अपना सा हाँ में हिलाती है। वहीं सोफे पर एक कोने में सबसे अलग दोनों माँ बेटी बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तभी तनु रेखा जी के जान पास जाकर धीमे से बोली, माँ हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा, क्या वो मर गई होगी? रेखा चिढ़ते हुए बोली, मुझे भविष्य दिखता है क्या, जो मुझे सब पता होगा? रूही के ऐसे बोलने से तनु का मुंह बन गया। तभी रेखा बोली, वो मनहूस तो मर ही गई हो तो सही रहे। तनु बोली, माँ अगर वो बच गई तो? अगर वो बच गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। अगर उसे पता चला कि ये सब हमने किया है तो वो उसका पति हमें नर्क से खोज कर मारेंगे। रेखा जी बोली, जिसे सुन तनु डर गई। तनु बोली, शुभ शुभ बोलो माँ, अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। दोनों माँ बेटी खुसर फुसर एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी वहां साक्षी का फोन बजा। कॉलर id में हबी देख साक्षी ने फौरन कॉल उठाया और बोली, क्या हुआ? वानू ठीक तो है ना, और बच्चे? वो भी ठीक है ना, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलिए ना, मुंह में दही जमा ली है क्या? साक्षी के मुंह में जो आ रहा था बोली जा रही थी। जब साक्षी शांत नहीं हुई तो अमन झल्लाते हुए बोला, ओ मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, थोड़ी सांस भी ले लो। और जब तुम मुझे बोलने का मौका देगी तब ना मैं कुछ बोलूंगा। जिसे सुन साक्षी का मुंह बन गया। तभी अमन बोला, भाभी ठीक है और वो खतरे से बाहर है और बेबीज भी ठीक है। जिसे सुन साक्षी ने चैन की सांस ली। तभी अमन बोला, और हाँ छोटी वाणी और छोटा आकाश आया है। साक्षी कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब?
अमन बोला, अरे मतलब चुन्नू और मुन्नी आ हुए हैं। अब तो साक्षी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। साक्षी एकदम से उछलकर बोली, क्या? साक्षी के ऐसा करने से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। सब साक्षी को देखने लगे। कॉल कट होने के बाद साक्षी सबकी तरफ देखती है, जो उसे ही घूर रहे थे। साक्षी को इतना खुश देख वर्षा जी बोली, क्या हुआ बेटा, किसका कॉल था? साक्षी बोली, मम्मा हॉस्पिटल से कॉल था। जिसे सुनते ही रेखा जी और तनु के कान खड़े हो गए, उनकी बातें सुनने के लिए। दूसरी ओर हॉस्पिटल में वाणी को विप रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद आकाश और बाकी सभी वाणी से मिलने इसके रूम में आए। सबने देखा, कमरे में मेसिनें लगी थी। वहीं उनके बीच वाणी हॉस्पिटल गाउन में बेड पर अपनी आंख बंद करके लेटी थी। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था, जिसे देख आकाश के दिल में टीस सी उठी। वाणी को इस हाल में देख आकाश की मटिया कस गई। अब उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में वाणी को नुकसान पहुंचाने वालों से इस बदला लेकर रहेगा। सभी चलकर वाणी के पास आए। उन्होंने देखा वाणी के बेड के बगल में छोटे बच्चों के 2 झूले पड़े थे, जो इस वक्त खाली थे। आकाश जाकर वाणी के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद वाणी के हाथ पर गई। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने वाणी को खो ही दिया था। लेकिन अब वो इसके बाद ऐसा कभी जोन होने देगा, वो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखेगा। तभी वाणी धीमे धीमी की आंखें खुलने वाली। वाणी अपने धुंधला सा चेहरा देखती है। अपनी पूरी आंखें खोलने पर वाणी को अपने सामने आकाश दिखा। आकाश ने जैसे ही वाणी की आवाज सुनी, उसका दिल भर आया। वो अपनी जान के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस गया था। वाणी को होश में आते देख सबने चैन की सांस ली। आकाश वाणी की फिक्र करते हुए बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वाणी आकाश के सवाल का कोई भी जवाब देती, उससे पहले ही उसकी नजर बगल में खाली पड़े बेबीज के झूलों पर गई, जिन्हें देखते ही वाणी ने आकाश से सवाल किया, आकाश जी हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो कहते हुए वाणी पैनिक होने लगी, क्योंकि वाणी को अपने साथ हुआ इंसिडेंट याद आ गया था, जिसके याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाणी की लग रहा था कि उसने अपने बच्चों को खो दिया।